पागल हो गई है क्या काजल? उस अर्जुन से शादी करेगी? अरे उसकी हैसियत तो हमारे नौकर जितनी भी नहीं है। लेकिन माँ, उसके दिल में प्रेम है, दया है और दूसरों के लिए सम्मान है। अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेरी शादी अर्जुन से करवानी ही होगी। काजल के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न मानी। हार कर उन्हें अपनी अमीर बेटी की शादी गरीब अर्जुन से करवानी ही पड़ी। ब्याह कर काजल अपने गरीब ससुराल आई। उसकी सास शांति ने सबके लिए खाना बनाया। शांति और अर्जुन खाने के लिए जमीन पर बैठ गए। तभी काजल भी उनके साथ जमीन पर बैठ गई। अरे ये क्या बहू, तुम नीचे क्यों बैठ गई? इतने बड़े घर की बेटी जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए अच्छी नहीं लगेगी। माँ जी, मैं बेटी उस घर की थी, लेकिन अब इस घर की बहू हूँ, और यहाँ जैसे सब लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी। कौन कहता है बड़े घर की बेटियां आदर भाव नहीं जानती? हमारी बहू तो सब जानती है। अच्छा अर्जुन, कल काजल बेटी की पगफेरे की रस्म है, इसलिए कल तुम इसे अपने ससुराल ले जाना। जी माँ। अगले दिन अर्जुन ऑटो करके काजल के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। उधर अर्जुन के ससुराल में काजल के पिता धनराज अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे रमोना, अरे आज हमारे जमाई बाबू आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करो भाई। वो दामाद कहीं का प्रधानमंत्री नहीं है जो उसके आने की तैयारियां करूं। हमारी ही बेटी की मत मारी गई थी जो अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते ठुकरा दिए और उस लपोली से शादी कर ली। तो क्या हुआ रमोना, हमारा दामाद पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, पैसे का क्या, मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा। चलो अब उठो और खाने की तैयारियां करो। दाल चावल बने पड़े हैं, उसके लिए वही काफी हैं। और अपनी बेटी के लिए मैं पिज्जा, बर्गर और स्ट्रॉबेरी शेक ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ना जाने इन 2 दिन में मेरी बच्ची ने क्या रूखा सूखा खाया होगा। रमोला धनराज की बात नहीं सुनती और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उधर रास्ते में दुकान देखकर अर्जुन ऑटो रुकवाता है। क्या हुआ अर्जुन, ऑटो क्यों रुकवा दिया? काजल, शादी के बाद पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ, खाली हाथ कोई जाऊंगा। मम्मी जी और पापा जी के लिए कुछ उपहार और मिठाइयाँ ले लेता हूँ। अरे रहने दो अर्जुन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेकार का खर्चा हो जाएगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है काजल। फिर अर्जुन ने अपनी सास के लिए एक बनारसी साड़ी और ससुर के लिए घड़ी और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी ले ली। कुछ ही देर में अर्जुन काजल के साथ अपनी ससुराल पहुंच गया। फिर रमोला अपनी बेटी की आरती उतारती है और उसे गले से लगा लेती है, लेकिन अर्जुन के पैर छूने पर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया। दामाद जी, आप वहाँ उस कुर्सी पर बैठ जाइए, और मेरी बच्ची तू मेरे साथ इस सोफे पे आकर बैठ। रमोला अपने गरीब दामाद को पुरानी सी बेकार सी कुर्सी पर बिठा देती है, जबकि अपनी बेटी को महंगे सोफे पर बिठाती है। ये देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है। हाय मेरी बच्ची 2 दिन में ही कितनी मुरझा गई। माँ, ये क्या कह रही हो? वहाँ मेरा सब बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा रमोना, दामाद जी पहली बार घर आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आओ भाई। कुछ देर बाद रमोना एक गिलास नींबू पानी और कुछ बिस्किट लाकर अर्जुन के सामने पटक देती है। रमोना, ये क्या, तुम दामाद के लिए नींबू पानी लाई हो? अरे इन गरीब लोगों को दूध, रबड़ी, गाजर का हलवा, ये सारी चीजें इन्हें हजम नहीं होती। इनके लिए नींबू पानी ही ठीक है। जल्दी पी लीजिए दामाद जी, दाल चावल बने हुए रखे हैं, फिर वो भी खा लेना। काजल बेटी, तू मेरे साथ अंदर चल, मैंने तेरे लिए पिज्जा, बर्गर और स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाए हैं। बस भी कीजिए मम्मी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन है और आप उनकी इतनी बेइज्जती कर रही हैं। वो बेचारे अपनी थोड़ी सी सैलरी में आपके लिए तोहफे लाए और आप उनके साथ ऐसे। छी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, चलिए यहाँ से। कोई बात नहीं काजल, नींबू पानी तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और गरीब तो मैं हूँ ही, तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगा, तो तुम्हें क्यों लग रहा है? मम्मी जी, पापा जी, जो आपने अपनी बेटी को मेरी जीवन संगिनी बनाया है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। मम्मी जी, ये गिफ्ट आपके लिए है, और कोई भी बात दिल पे नहीं लीजिएगा। काजल आपकी बेटी है, वो यहाँ आती रहेगी, मैं एक गरीब हूँ, मेरा आना यहाँ ठीक नहीं रहेगा। रमोना ने जब गिफ्ट खोल के देखे तो उसमें महंगे तोहफे थे। इतनी महंगी साड़ी और घड़ी देख रमोना को अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस हुई और उसने जाते हुए अपने दामाद को रोका और कहा, ठहरो दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मैं अपनी रहीसी में चूर हो गई थी,
आज आपका अपने ससुराल में पहला दिन है। कम से कम अपनी सास को खातिरदारी का मौका तो दीजिए। मैं अभी अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। उन सब की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप तो बस अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। रमोना ने अर्जुन और काजल को अपने गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। गरीब सरिता सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों ननंद पायल, पीहू, पूनम वहाँ आती हैं। सरिता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रहे हैं। पायल, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी सरिता की नजर तीनों नंदों के पहने हुए सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके होते हैं, और वह उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंदों के जाने के बाद सरिता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननंद ने फटे पुराने सूट पहने हुए हैं। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी सरिता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। कविता जी ने ये ब्लाउज कितने भरोसे के साथ मुझे सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। सरिता ये सोचकर उदास हो जाती है। तभी अनुपमा एक महंगे से लहंगे के कपड़े को सिलने के लिए लेकर आती है। अरे सरिता, अंदर हो क्या? जी हाँ अनुपमा जी, आइए ना। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है और इसे अच्छे से सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी सिया की शादी है। अरे वाह अनुपमा जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और शादियाँ थोड़ी ना कोई बार बार होती हैं। वैसे सरिता, तुम्हारी तीनों नंदे भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? अनुपमा की इस बात पर सरिता उदास होकर कहती है, मैं और रोहन जी मेरी ननद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आज के इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं अनुपमा जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सीकर जो भी कमाती हूँ, उससे बस घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ सरिता, पर तुम्हारी तीनों नंदे देखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा, कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर अनुपमा जी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में अनुपमा के बताए गए पते पर सुमित्रा अपने 3 बेटों आनंद, प्रेम, विवेक का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। सरिता, ये लो, आज मुश्किल से राशन के गोदाम में एक बोरी ढूंढने का काम मिल गया था, इसलिए बस 50 रुपए ही कमा पाया। रोहन जी, इतनी महंगाई में 50 रुपए से क्या होगा? क्या करूं सरिता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, अनुपमा जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल पायल, पीहू और पूनम को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जागकर कपड़ों की कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों ननद के लिए एक एक सूट सिलकर देती है। तीनों बहनें सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। सरिता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद हैं। ये रिश्ता तो पक्का समझो। अनुपमा जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालातों के बारे में बताया था, इसलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और अपनी नंदों को एक जोड़े में विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी भरी हुई आंखों से हाथ जोड़कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। सरिता के हाथों कपड़ों के खराब होते चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं रोहन को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। सरिता मन हल्का करने के लिए एक फूलों के बाग में आती है, जहाँ वह अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश की गरीबों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंगों से भरी हुई होती। 2 दिन में मेरी तीनों ननद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं। ऐसे में मैं सुमित्रा जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी। तभी अचानक सरिता की नजर बगीचे में रखी एक लाल पोटली के ऊपर जाती है।
जैसे ही सरिता उस पोटली को खोलती है उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे पता नहीं कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यही इंतजार करना चाहिए। सरिता उस पोटली को लेकर वहीं बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वह एक सपना देखती है जहाँ एक देवी उसे दर्शन देती है। बेटी, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से जंगल के बगीचे में ये शान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ सरिता की आंख खुल जाती है और वह पैसे लेकर घर आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी ननंद, यहाँ के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की बात सुनकर उसकी तीनों ननंद का दिल भर आता है। उन पैसों से सरिता बड़ी ही अच्छी तरह से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए रोहन जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतने अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी बांध लिया है। तभी अचानक से सरिता कहती है, हे भगवान, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंदों के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर वो गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में जाती है, जहां उसे अपनी तीनों नंदों के लिए 3 लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बहुत ही सुंदर हैं, इन्हें पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं हैं। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंदों की शादी है और मुझे ये शादी का लहंगा खरीदना है ताकि मैं उन तीनों को थोड़ी सी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ, ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस कंजूस दुकानदार सरिता को धक्के मारते हुए बाहर निकाल कर कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, एक हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत सहने के बाद सरिता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर लहंगे का मखमली कपड़ा, मोती गोटा, 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, मैं तो अपनी तीनों नंदों की शादी का जोड़ा खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंदों के लिए आंखें गड़ाकर शादी का लहंगा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह से जख्मी भी हो जाता है। शादी की सुबह सरिता तीनों नंदों को लहंगा देते हुए कहती है, पायल, पीहू, पूनम, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा। अरे वाह सरिता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। पीहू, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब तुम तीनों जल्दी से ही शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। आखिर में वो गरीब भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंदों को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां उनकी शादी सुमित्रा के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त सरिता की तीनों ननद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियां भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी, तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को सारी खुशियाँ दे। जाओ मेरी प्यारी ननंद। सरिता ने अपनी तीनों ननंद के लिए सिले सुंदर शादी के जोड़ों के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द सरिता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भी ठीक कर लेती है।